बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम तरीन डेवलपमेंट है, अब से कुछ देर पहले हिंदुस्तान की अफवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, वो सवाल था राफेल से मुताल्लिक। कब तक हिंदुस्तान राफेल से के नुकसान के हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए था, लेकिन जब सवाल पूछा गया, एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या हालिया कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान हिंदुस्तान का कोई राफेल तबाह हुआ है, राफेल का नुकसान हुआ है, तो फौज के स्पोक्समैन ने जवाब देते हुए कहा कि कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नुकसान हो जाए, लेकिन उनके जवाब के अंदर ज़ेरे लब इस बात का इकरार था कि राफेल तैयारा पाकिस्तान ने गिराया है। और पाकिस्तान तो कहता है कि हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 राफेल तैयारे गिराए हैं। दुनिया भी अब कम से कम 2 के ऊपर तो आ ही गई है। कहा क्या उन्होंने, ज़रा सुनते हैं। राफेल तैयारा गिरा है नहीं गिरा है, ज़ाहिर है कि अब हिंदुस्तान इसके ऊपर बोलना शुरू हो गया। आज के प्रोग्राम के अंदर हम 2-3 अहम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के यके बाद दीगरे 2 ट्वीट्स के बाद सूरत हाल पाकिस्तान के हक में बदलती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान ये कहता फिरता था कि कश्मीर के हवाले से किसी और का कोई स्टेक नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ तक हिंदुस्तान ने एक तरफा तौर पर आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि कश्मीर से किसी का कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर भारत का अटूट अंग होने के बाद अब भारत का पार्ट बन चुका है, भारत का हिस्सा बन चुका है। हालिया कॉन्फ्लिक्ट से हिंदुस्तान ने एक रास्ता खोल दिया, एक दरवाज़ा खोल दिया, एक टेबल टॉक का एक मामला शुरू कर दिया कि जिसके अंदर कश्मीर बार बार डिस्कस हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से तिजारत भी करूंगा, पाकिस्तान मेरा दोस्त भी है, पाकिस्तान समझदार भी है, और साथ साथ मसला कश्मीर हल करवाने की एक भरपूर कोशिश करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस मामले के अंदर कूद पड़ने के बाद सूरत हाल बनेगी कि आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान की अस्करी कार्रवाई ने महसूस होता है कि दुनिया के अंदर एक नया दरवाज़ा खोल दिया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान डोमिनेंट नज़र आता है। पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर पोजीशन में नज़र आता है कि जहाँ पर दुनिया अब ये तस्लीम करने पर तैयार है कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है, मजबूत अस्करी ताकत है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का यकीन रखता है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, इन तमाम चीज़ों का भी जायज़ा लेंगे। और खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से ख़ास तौर पर चाइना का जो अस्करी इक्विपमेंट था, जो मिलिट्री इक्विपमेंट था, वो टेस्ट होने के बाद चाइना के लिए कितना बड़ा रास्ता खुलेगा कि वो दुनिया की मार्केट में अपना हिस्सा ले सके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर कमर चीमा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, राजा फैसल साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर है चाइना में नगमाना हाशमी साहिबा, वो मेरे साथ होंगी। ज़रूर पूछेंगे उनसे कि चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अब एक नए दौर में दाखिल होंगे तो उसका पाकिस्तान भरपूर कैसे फ़ायदा उठाएगा, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का नया दौर कैसा होगा। डॉक्टर साहब आप ही सर फरमाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है सर जिसके ऊपर शुक्रिया अदा किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें बहुत अहम बात है, बाकी सारी बातें कि हम पाकिस्तान के साथ तिजारत करेंगे, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान मुझे प्यारा लगता है, ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब के जज्बात सुन के अच्छा लगा एक पाकिस्तानी की हैसियत से। इस सारे को छोड़े सर, उसमें एक जुमला है मसला कश्मीर के हवाले से, जो हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 के बाद ये कह दिया था कि ये मेरा हो गया भाई, अब इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, यानी कि खुद ही फैसला किया, खुद ही मुनसिफ था, खुद ही मुद्दई था, और फैसला भी अपने हक में दे दिया। वो बड़ा अच्छा शेर जो शायर का है, उसी की तरह उसने सारे काम खुद ही कर लिए थे और कश्मीर को हड़प कर लिया था। अब इतनी बड़े जो है वो मुल्क की तरफ से जो सुपर पावर दुनिया की लीड कर रहा है, दुनिया को जिसके पास हिंदुस्तान पहुंच गया था कि हमें माफ़ की करवाइए, तो सर ये कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे कि सफारती महाज पे हम अच्छा बयानिया तरतीब दे पाए हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में पाकिस्तान ने डिटेरेंस को रिस्टोर किया, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया बार बार एक ही चीज कहता था कि जी मैं मीडिएशन नहीं पसंद करता, ये 2 मुल्कों का आपस का मामला है, किसी तीसरे मुल्क को इन्वॉल्व नहीं करना। तो जो आज आपने डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे की, उस पे वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कश्मीर के मसले पे निगोशिएशन हो। अच्छा, ये इसकी वजह ये है, और साथ में उन्होंने एक चीज लिंक की है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों से कारोबार करना चाहता हूं। इंडिया पहले ही बड़ा डरा हुआ है, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे, उन टैरिफ्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी श्रिंक होने का खतरा है। तो उन्होंने बेसिकली, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाओ, 2018-19 में ट्रंप साहब ने इंडिया को कहा कि पाकिस्तान से मीडिएशन करवाता हूं, इन्होंने मना कर दिया, फिर सारे अरसे के दौरान वो मीडिएशन नहीं करते थे। अब मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये कह दिया है कि अगर
तुम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे नहीं बैठते तो ये जो ट्रेड की बात है इसमें मैं तुम्हें मुश्किल टफ टाइम दूंगा, क्योंकि वो टैरिफ पहले ही लगे हुए हैं और इंडिया हर कीमत पे अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रहा है आजकल कि जो टैरिफ्स हैं वो निगोशिएट किए जाएं। तो एक तो ये बात होगी कि ट्रंप ने पाकिस्तान से भी बिजनेस करना है, इंडिया से भी करना है, और इंडिया को कह रहा है कि तुम पाकिस्तान से बात बैठो वरना शायद तुम्हारे साथ मैं उस तरह ट्रेड ना करूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो मीडिएशन वाली है, देखें इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन आपने जो CNN की स्टोरी है मैं उसका रेफरेंस देके बात करना चाहता हूं कि जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया नरेंद्र मोदी को और कहा कि मैं एक ड्रामेटिक एस्केलेशन देख रहा हूं और आप पाकिस्तान से बात करें, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने फौरन मार्को रूबियो और जयशंकर की बात हुई और फिर ये सारा सिलसिला चल पड़ा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक डोमेन में वो कामयाबी हासिल की है कि नरेंद्र मोदी जो 2014 से एक पॉलिसी लेके बैठा हुआ था कि मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान से, मुझे एंगेज ही नहीं करना, मैं इनसे राब्ते नहीं रखना चाहता, मैं खुद करूंगा फैसले जो करूंगा, यूनिलैटरल चीजें करते थे। आज उनको पाकिस्तान के साथ टेबल पे भी बैठना पड़ा, अमेरिका से जाके रिक्वेस्ट भी करनी पाकिस्तान से सीज फायर कराओ, और अमेरिका ने जो कहा कि हम देख रहे हैं कि आपके साथ बुरा होगा, ड्रामेटिक एस्केलेशन होगी, वो ही होगी कि जब उस रात फिर पाकिस्तान ने 6 घंटे से ज्यादा मिसाइल मारे इंडिया के अंदर तो नरेंद्र मोदी साहब फौरन पांव में पड़ गए। मैं समझता हूं कि ये वो चीजें हैं जो इंडिया ने जो मिलिटरली तो लूज किया ही किया, राफेल गए, उसके बाद उनके S-400 गए, बाकी जो कुछ हुआ, लेकिन अदर देन दैट ये जो डिप्लोमेसी और मजे की बात सुने, अब वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं जी कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमने खुद किया है। ये कैसे मुमकिन है कि ट्रंप ट्वीट करें, उसके बाद मार्को रूबियो ट्वीट करें, उसके 1 मिनट के अंदर ही जो है वो डार साहब ट्वीट करें, 4 मिनट के अंदर विक्रम मिश्री टीवी पे आके कहीं सीज फायर हो गया है और आप कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी ने नहीं करवाया। ये अवाम के सामने फेस सेविंग क्या चाहिए मोदी साहब को? उनके पास फेस सेविंग नहीं है। नहीं चीमा साहब, थर्ड पार्टी ने सबसे पहले ट्वीट किया, जिस पार्टी ने ये सुलह करवाई है, जिस पार्टी ने दोनों पार्टियों को बिठाया उसने सबसे पहले ट्वीट किया। पहले तो ट्वीट आया ही ट्रंप साहब का, जिसमें उन्होंने कहा दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो और मैं जो है ना वो तुम दोनों से बहुत खुश हूं, और कल आज उन्होंने कहा कि तुम्हें चीज भी लेके दूंगा, तुम जो है ना बहुत अच्छे बच्चे हो, टॉफियां भी लेके दूंगा। तो ये तो सर हमारा तो मसला नहीं है कि चीमा साहब हमने कौन सा हमला किया था कि हम कहें कि यार हमने हमला किया था, हमें जो है वो खामोशी से बैठने का है। हम तो वैसे ही दिफाई पोजीशन में थे, हमने तो दिफा के अंदर ही वो चने चबवाए कि अगले को जो है वो खामोशी इख्तियार करने पड़ी। तो चीमा साहब इसको अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, हिंदुस्तान का एक हिंदुत्व का एक एजेंडा था, हिंदुस्तान का एक एशियन टाइगर बनने का एक एजेंडा था, इस इलाके का दादागीर बनने का एक एजेंडा था, तिजारत के महाज में वो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान को बीट कर देंगे। तो तमाम जो एजेंडे थे वो असल में बैक नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहें कि मैं हड़प कर चुका हूं, कोई हिसाब किताब नहीं बनता कश्मीर का, तो अब और ये तो ये कहते थे हमारा मसला है, हम खुद देख लेंगे, दुनिया कौन होती है। तो इस सारी चीजों के अंदर ट्रंप को बहुत बुरी तरीके से सर शिकस्त नहीं हुई चीमा साहब? देखें, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है फवाद साहब। देखें, इसमें एक और चीज भी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने सारे साउथ एशिया को नरेंद्र मोदी की ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, जिसके तहत ये एक एक्सपेंशनिस्ट पावर बनना चाहते थे, ये एक खित्ते के ममालिक को ये कह रहे थे कि मेरी हेजमनी को मानो, कभी मालदीव्स को अंदर फौज भेजते थे, कभी नेपाल के साथ ज्यादती करते थे, बांग्लादेश के साथ देखें क्या किया, श्रीलंका को देखें। ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और खित्ते में अपना जो एक बड़ा मुल्क होना और बड़ा एक जोम होना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब मुल्कों को डराते थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने तमाम साउथ एशियन ममालिक को लिबरेट करवाया है। ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है फवाद साहब, ये पूरे के पूरे साउथ एशिया की कामयाबी है कि वो भारत के जो हेजेमोनिक डिजाइन्स थे कि इस खित्ते में मेरा राब चलेगा। देखिए, इन्होंने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया। इन्होंने कहा जी ये प्लेटफॉर्म को मानते ही नहीं है क्योंकि ये हमारी मर्जी का प्लेटफॉर्म नहीं, इसमें पाकिस्तान है। इन्होंने एक और प्लेटफॉर्म बिम्स्टेक के नाम से शुरू कर लिया, जिसमें और ममालिक को ऐड कर लिया और जो बाकी सार्क ममालिक थे उनको ऐड कर लिया। सो पाकिस्तान ने उन तमाम ममालिक को भी लिबरेट कराया। ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है, ये पूरे के पूरे खित्ते की कामयाबी है। और हम एक ही चीज कहते हैं कि आए बराबरी से बैठे, बात करें, डायलॉग करें। हम इमीडिएट देखिए 6 घंटे मार मार के मिसाइल, हम इमीडिएटली, आपको अगर मैं थोड़ा इसका सीक्वेंस बताऊं, जब पाकिस्तान ने 6 घंटे मिसाइल मारे, ठीक 10 बजे सुबह उन्होंने 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम डी एस्केलेट करना चाहें अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना खौफ था वो 6 घंटे का नरेंद्र मोदी को, कि उसकी फौज ने 30 मिनट बाद आके कह दिया कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते अगर पाकिस्तान ना करे। द सिचुएशन इज वेरी क्लियर। हमने खित्ते को भी इसमें चीमा साहब इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। मैं आपसे 2 पॉइंट्स के ऊपर दोबारा बात करने के लिए मैं चाहता हूँ ये राउंड मुकम्मल करके आऊँ। एक तो खित्ते की आपने तस्करा किया कि ये पूरे खित्ते की कामयाबी है, और फिर एस्केलेशन नहीं चाहते। ये डॉक्टर वो जो 3 खातून सूफिया कुरैशी, हमें देखें नाम भी याद हो गए हिंदुस्तान के तर्जुमानों का, तो जो खातून थी सूफिया कुरैशी साहिबा, उनका ये कहना क्या ये इस मैं आपके पास सवाल अभी से छोड़ जाता हूँ, क्या इस बात की दलील थी कि हिंदुस्तान का प्लान नाकाम हुआ था, जो ये समझता था कि पाकिस्तान पर अटैक कर देगा, फिर आलमी बरादरी के प्रेशर में पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, खामोशी से बैठ जाएगा, और हम पाकिस्तान के ऊपर हमेशा एक हाथ रखेंगे कि जब चाहें तुम्हारे पर स्ट्राइक करेंगे और हमें एक हमेशा जवाब मिलेगा। चीमा साहब, ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ ताकि नाजरीन की और आपकी दिलचस्पी भी रहे जब राजा फैसल साहब हमसे गुफ्तगू करें। राय साहब, जिस तरह से मेरी चीमा साहब से बात हुई डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास तौर पर उस किरदार की, और उस किरदार के अंदर बीइंग पाकिस्तानी मुझे खुशी ये थी कि मेरा अपर हैंड तस्लीम किया गया, मुझे रिस्पेक्ट दी गई, मेरे साथ ट्रेड की बात की गई, मुझे ये मेरा ये मौक़िफ़ तस्लीम किया गया कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा है, जो हिंदुस्तान ने आलमी बरादरी को और सबको ये बताने की, बावर कराने की, लॉबिंग की कोशिश की थी कि मसला कश्मीर जो है वो मैं अपने पार्लियामेंट की करारदाद के ज़रिए आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के ज़रिए मैं जो है वो अपने हिस्से मतलब मैं कब्ज़ा कर चुका हूँ, मुझसे बात ना करें। तो ये तमाम महाज पर आज का ट्वीट, कल का ट्वीट, इन तमाम ख़ास तौर पर भी हम ट्रंप पे बात करेंगे, मैं फिर आगे आपके पास भी आऊँगा आप मौजू लेके, तो इन दोनों के हवाले से पाकिस्तान की कामयाबी को कैसे देखते हैं? देखिए फवाद, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पहले दिन से ही कामयाब रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो पहली सेंटेंस कही, पाकिस्तान ने ये कहा कि प्रोब की जाए, वी आर नॉट अ कंट्री दैट वांट्स टू वॉर। हम लोग पीसफुल सॉल्यूशंस चाहते हैं, हर एक कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं। पाकिस्तान मॉरली पहले दिन से आज तक K2 के ऊपर बैठा है, और इंडिया इस वक्त शायद गर्क हो चुका है बहरे हिंद में, और मॉरली कोई स्टैंडिंग नहीं, डिप्लोमेटिकली कोई स्टैंडिंग नहीं इस वक्त इंडिया की। और मैं इसके पीछे रीजंस बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिकन ने आई थिंक गिन गिन के एक एक जो बदला था भारत से वो ले लिया है। वो कैसे लिया है? क्योंकि उनके यहाँ ये एक सेंटिमेंट चल रहा है कि हमने भारत को लीवरेज दी, हमने भारत को एज एन एलाय रिकॉग्नाइज किया, और उसको हम लोग अपाचीज, शनूक्स, फिर नेवल फोर्सेस को एनहांस करना, एंड देन लेटर ऑन प्रेडेटर्स देना, ड्रोन्स अपने उन्होंने दिए। सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने क्या समझा कि जो भारत है उसमें एक अकड़ है, वो जब यूक्रेन का क्राइसिस होंगे तो उसमें कहेगा कि हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, और हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे। हम रशिया के साथ, रशिया से पेट्रोल भी लेंगे, और रशिया की प्रोक्योरमेंट्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इंडिया लेता है रशिया से, वो भी लेंगे, और हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करते हैं। आज मेरे ख्याल में इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा इसको चलने दिया, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी थिंक टैंक्स बैठे हैं, जो न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन में बैठे हैं, फिर लंदन में बैठे हैं, फिर जो यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं उनमें बैठे हैं, उन सबको पता था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉर प्रिपेयर्डनेस, और जो बैटल इंटीग्रेशन है, उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए उन सबको पता था कि भारत को मार पड़ेगी अगर एस्केलेशन हुई। तो वो वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से ये एस्केलेट हो, और थोड़ा सा जब हो चुकेगा तो फिर जब भारत को खूब मार पड़ चुकेगी तो भारत दौड़ा हुआ हमारे पास आएगा, तो फिर हम कहेंगे हाँ अब सुनाओ। तो वो मेरे ख्याल में जो एक ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे यूक्रेन वाला एस्पेक्ट हो गया, फिर एक चीज ना भूलिए कि जब ऑस्ट्रेलिया का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि उन्होंने प्रोक्योर करनी थी न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस, तो वो मेरे ख्याल $64 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि अचानक से जब ऑकस बनी तो वो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमें अब जरूरत नहीं है। तो आपको याद होगा कि लंदन के साथ भी और वॉशिंगटन के साथ भी पेरिस ने सिंपली कह दिया था कि हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म कर रहे हैं, और उन्होंने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे। वहां पे फिर बाइडन ने मैक्रोन के कंधे पे हाथ रख के ये कहा था कि वी हैव समवन जो कि तुमसे भारी मिकदार में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ वो तुमसे इक्विपमेंट खरीदेगा।
उन्होंने ये क्यों किया? उन्होंने बेसिकली फ्रेंच को भी बेइज्जत करवाया और साथ में भारत को भी। उनको पता था कि भारत हैजंट गॉट द कैपेबिलिटीज कि वो किसी भी तरीके से वो बैटल इंटीग्रेशन में पाकिस्तान को मात दे सके, और उनको इस चीज का पता था कि जिस दिन भी भारत को मार पड़ेगी उस दिन एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। वो फ्रांस को भी आड़े हाथों उन्होंने ले लिया। अब फ्रांस जो कि जिसका कि बेस्ट फाइटर जेट राफेल, वो पूरी दुनिया में उसकी एक रेपुटेशन थी, अब सारी की सारी दुनिया कह रही है कि फ्रेंच जो है डिसॉल्ट कंपनी जो है उसका बनाया हुआ मटेरियल जो है इट्स नॉट गुड इनफ। हालांकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पार्ट था वो तो इट्स द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स, एंड मैन बिहाइंड द गन वाजंट अ मैन इनफ। इफ ही वाज मैन इनफ तो उसको ये बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, उसको ये औरतों को नहीं मारना चाहिए था, उसको रिलीजियस साइट्स पाकिस्तान की मस्जिदों के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करनी थी। मर्द ये नहीं करते, मर्द ये करते हैं कि वो घर में घुस के उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करके आते हैं। यहां मेरी नजर में भारत इस वक्त डिप्लोमेटिकली भी वो बहरे हिंद में गर्क हुआ नजर आता है। दूसरी बात यह है कि अगर मिलिटरीली देखा जाए, अगर इसमें इतनी ही हिम्मत थी तो पहली बाउट जो 1 आवर एंड 7 मिनट्स की हुई थी जिसमें कि 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स फ्रॉम बोथ साइड्स दे वर एयरबोर्न, उस दिन के बाद दोबारा भारत की जरूरत नहीं हुई कि वो अपने फाइटर जेट्स को ऊपर लेके आ सके। क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही हम लोग रनवे छोड़ेंगे वी आर गोइंग टू गेट लॉक विद द PL-15 एंड वी आर गोइंग टू गेट बस्टेड देयर एंड देन। तो मेरे ख्याल में भारत इस वक्त शर्मिंदगी की एक अलामत बना हुआ है, और मेरे ख्याल में जो वॉशिंगटन में बैठे हुए जो पावर हब्स हैं उन्होंने क्या करारा जवाब दिया भारत। अब इसको जो ना हम जरा इंटरप्रेट करते हैं। मैं कमर चीमा साहब के पास आऊँगा कि खित्ते में कैसे कामयाबी हुई और एस्केलेट जो हो गया था उससे भारत की अचानक चीखें क्यों निकली, आखिर क्या सबब था कि भारत पीछे की तरफ गया। उसमें बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं। शायद भारत की कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन के अंदर तब्दील जब हुई तब वो गया कि पाकिस्तान इस हद तक नहीं जाएगा, पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा सफारती मास पे। लेकिन मैं एक ब्रेक लेता हूँ चीमा साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कमर चीमा साहब। सर सवाल आपके पास छोड़कर गया था, सर खित्ते में इसको कैसे कामयाबी आप करार दे रहे हैं? क्या अरब ममालिक के बिहेवियर के अंदर कोई फ़र्क आएगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पिछले तवील अरसे से हम देखें दहशतगर्दी का शिकार था, जिसके बाद हमारी सारी सलाहियतें वहाँ पर लग रही थी, बजाय इसके कि खित्ते के अंदर कोई हम बालादस्ती की तरफ जाते। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और एस्केलेट करने से हिंदुस्तान को किस चीज़ ने रोका सर? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा जूम आउट कर लें इस खित्ते से। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका जो है उसने बेसिकली भारत को बचाया है। भारत की वो नहीं चाहते थे कि जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक्सपोज हों, तो उन्होंने भारत को बचाया इस सेंस में है क्योंकि भारत को तैयार किया जा रहा है चाइना के मुकाबले में, एंड समहाउ दे रियलाइज्ड कि जो चाइना है दैट इज वो जिसे कहते हैं ना हैंड इन ग्लव होना विद पाकिस्तान। तो उनको पता था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत पिटाई करेगा और हालात जो हैं वो इंडिया के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो जो किसी किस्म की जो इंडिया को थोड़ा जोम था उस जोम से उन्होंने निकाल दिया कि ये लड़ाई। देखें थोड़े दिन पहले जेडी वैंस ने कहा था कि वी डोंट वांट दिस टू बी अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट डिड ही मीन बाय दिस कि ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट मींस चाइना, इट मींस कि इसमें, और देखें इंडिया के साथ तो कोई खित्ते में मौजूद नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ ही थे। या अजरबैजान ने बात की, चाइना ने कहा, टर्की ने कहा, तो उन्होंने कहा ये ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, इसमें सेंट्रल एशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें टर्की भी है, चाइना बिल्कुल तुम्हारे नेबर पे है, आपके लिए बहुत मसला होगा, आप यहां से पीछे हट जाए। तो इंडिया ने उस एडवाइस को सुन लिया और वो पीछे हट गए उसी वक्त। सो इंडिया को बचाया गया है ताकि इसको किसी और मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था, उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। वरना अगर ये आज एक्सपोज हो जाता है तो अगले 5, 10, 15 साल देखें, इस वक्त तो अमेरिकन मिलिट्री की कोशिश कर रही है कि हम चाइना का मुकाबला कर सकें, तो इंडिया तो कहीं पे आता ही नहीं है, जो खुद ड्रोन और राफेल और S-400 दुनिया से मांगता फिरता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो रिगार्डिंग मुस्लिम वर्ल्ड आपने की, मैं समझता हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड हमेशा पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, because of deterrence, because of हमेशा upholding the principle of sovereignty। हम किसी को अपने मामलात में इंटरफेयर नहीं करने देते, हमने अपनी इज्जत बहाल रखी है। तो अरब वर्ल्ड खास तौर पे फिर उसको जिसे कहते हैं ना कि एक एतबार है कि देयर इज समवन, कोई है तो कल जो अरब वर्ल्ड पे मुश्किल आ जाएगी तो हमारे साथ खड़ा होगा। तो ये हमने अपनी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट को
जो है वो दुनिया को सामने, पर्टिकुलरली मुसलमान मुल्कों को भी दिखाया है कि आपका जो पाकिस्तान भाई है वो हर वक्त, आपको पता है हम तो खादिम हरमैन शरीफैन के लिए, उसकी हुर्मत के लिए सारा पाकिस्तान तैयार रहता है। तो दुनिया, अरब वर्ल्ड ने भी देखा है, हमारी रिस्पेक्ट वहां बढ़ी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस वक्त फवाद साहब पूरा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात लिख रहा है कि इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी क्यों परफॉर्म ना की। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं समझता हूं। और इसमें वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर हाथ बन के मरवाना, ये इनको इस तरह मरवाया गया। एंड नाउ दे रियलाइज के बेसिकली ये 1.4 बिलियन का मुल्क है, एक फोन कॉल में ढेर हो जाता है। आप अंदाजा लगा लें इनकी डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग। राजा साहब, आप सर एस्केलेशन से किस चीज ने रोका आप चीमा साहब? क्या मिसकैलकुलेशन थी कोई? देखिए, मैंने बताया तो है कि उनको खतरा था कि जंग बढ़ जाएगी। पाकिस्तान ने मैसेजिंग क्या की सुबह? नहीं सर, मैसेजिंग की मैं चीमा साहब थोड़ा सा और इसको फ्रेज कर देता हूं सवाल को, कि कहीं इंडिया के ज़हन में ये था कि हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान खामोश होकर बैठेगा, बस इतना काफ़ी होगा, और हम पाकिस्तान पे एक हमेशा डोमिनेंस रखेंगे कि तुम मतलब हम खित्ते का अमेरिका बन जाएंगे कि किसी पे स्ट्राइक करेंगे उसके बाद बोलेंगे चुप कर जाओ, रोना भी नहीं। ये इंडिया के ज़हन में सर कहीं था? देखिए, ये उनको पता था कि ये पटाई हो सकती है, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हर कीमत पे बेसिकली बचना प्रेफर किया। उनको ये खौफ पड़ गया था कि अगर ये मार रहे हैं फतह 1 और अगली दफा ये मारेंगे फतह 2, इट मीन्स कि आपको हम जाएंगे 400, 450, 500 किलोमीटर अंदर। तो अब आप देखें, हम तो तैयार हैं, हम तो निकोबार तक जाना चाहते हैं, हम तो आखिरी इंडिया के हिस्से तक जाने की एक्सेस रखते हैं। तो हमने बेसिकली जो बैटल ग्राउंड के डायनामिक्स बदल दी। दे यूज्ड एयरफोर्स, हम मिसाइल में चले गए। तो वो उनको ये सोच भी नहीं सकते थे। और फिर देन वो कहते हैं जी हमने फलां बेस पे हमला किया, फलां बेस पे हमला किया। बिल्कुल उन्होंने किया, उनकी मिलिट्री मजबूत मिलिट्री है, कोई ऐसी भी नहीं है कि कोई थर्ड रेट मिलिट्री है। उन्होंने हमले जरूर किए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान इस तरह मिसाइल इस्तेमाल करेगा और इस तरह बम्बार्डमेंट 6 घंटे होगी। बेसिकली इस चीज ने उनके ऊपर खौफ डाल दिया। उनको ये था कि ये राफेल और JF-17 थंडर तक होगा, इतनी बात चलेगी और इसके अलावा नहीं होगी। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है वहां पे मिसकैलकुलेट वो करके ठीक हो गया। राजा साहब, आप क्या कहते हैं सर, मिलिट्रीली किस तरीके से पाकिस्तान ने मजबूर किया डी एस्केलेट करने के ऊपर हिंदुस्तान को? क्योंकि सुबह 10 बजे ही कार्रवाई शुरू होने की कुछ देर बाद ही जो है वहाँ से जवाब आ गया था कि बस भाई बस इतना नहीं लड़ना आपने। तो किस चीज़ ने पाकिस्तान के शदीद रिस्पांस ने किया? क्योंकि जिस तरीके से CNN का हम लोग हवाला दे रहे हैं, उस हवाले के अंदर ये भी तो बात है ना कि CNN का रिपोर्टर कहता है कि पाकिस्तान फ्यूरियस हो गया था, पाकिस्तान जो है वो गुस्से में आ गया था। तो ये जो गुस्से में इश्तियाल में आना था पाकिस्तान का, इसने डरा दिया। जिस तरह से मैं लड़ाई शुरू होते ही कोई बंदा बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आया तो हम कहते हैं गोली चला देगा, भाई भागो इत्थों। देखिए फवाद, इस सारी इक्वेशन में सबसे पहली बात तो ये कि 22 अप्रैल के फौरन बाद से, जब से ये वॉर हिस्टेरिया हम देख रहे थे, तो उनके यहाँ जो सबसे एक ही बात वो राग अलाप रहे थे कि अगर हमने वहां पे पाकिस्तान में इनको हिट किया तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि वो हमें हिट बैक कर सके, वो रिटेलिएट कर ही नहीं सकता हमारे खिलाफ। तो जब इन्होंने मिसाइल्स मारे तो हमने उस वक्त जो उनके खिलाफ किया उसको हमने ये नहीं किया कि ये रिटेलिएशन है, हमने उसको इस्तेमाल किया कि ये डिफेंसिव पोस्चर था पाकिस्तान का, ये रिटेलिएशन थी ही नहीं। रिटेलिएट तो अभी हम करेंगे लेटर ऑन। ये डिफेंसिव पोस्चर था हमारा जिसमें हम आपके 5 तैयारे उड़ा के चले गए। और इस सारे तनाजुर में वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसके बाद शायद पाकिस्तान को जब हम 5 तैयारों का जब जवाब देंगे तो उसके बाद शायद पाकिस्तान हमें कुछ भी नहीं कहेगा। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, ड्रोन्स वाला मामला किया। पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने हर तरफ ड्रोन भेजे, फिर उन्होंने हमें हिट किया। Let's as चीमा साहब has said, चीमा साहब is always right about it कि इंडिया की कैपेबिलिटीज तो है इंडियन मिलिट्री की, तो इंडियन मिलिट्री ने हमें हिट किया, मानते हैं हम लोग हिट किया। लेकिन उस हिट करने के बाद वो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान जो है इस हिट करने के बाद कुछ नहीं करेगा। उन्होंने बार बार हमें मिसकैलकुलेट किया, उन्होंने बार बार हमें मिसकैलकुलेट किया। फिर उसका जो जवाब यहां से गया, उन्होंने कहा कि चलो अगर जवाब होगा भी तो शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पे मॉडल मैं राजा जी आखिरी 2-3 मिनट रह गए। मैं चाह रहा था मैं चीमा साहब से एक सवाल और पूछ लूं, फिर आपसे भी इसको कंक्लूड करवा लूंगा। चीमा साहब, फ्यूचर सीज फायर का क्या है? क्या 2, 3, 4, 5 दिन के बाद हम देखेंगे कि मसाइल के हल के लिए भी टेबल पर बैठेंगे?
देखिए फवाद साहब, बात यह है कि नरेंद्र मोदी को चाहिए फेस सेविंग। मुझे ऐसे लगता है कि अब वो जो फेस सेविंग उनको, देखें अमेरिका को तो कह दिया कि ठीक है मैं हम बात करना चाहते हैं, हमारा सीज फायर कराएं, ये तो अमेरिकन कह रहे हैं, सारे मान गए। लेकिन अब अवाम को क्या बताना है, ये एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कल रात इन्होंने कश्मीर में हालात खराब किए, एलओसी के ऊपर चीजें खराब की, लेकिन याद रखें ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। एंड एवरी प्रोजेक्टाइल, एवरीथिंग दैट इज गेटिंग आउट ऑफ इंडिया और वो पाकिस्तान की तरफ आएगी, उसको पाकिस्तान भी मॉनिटर कर रहा है और अमेरिकन भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। सो इंडिया इस सीज फायर से भाग नहीं सकेगा, वरना इन्होंने अमेरिका से बहुत कुछ लेना है, इन्होंने ड्रोन्स भी लेने हैं, इन्होंने वेपन्स भी लेने हैं, इन्होंने अपना कारोबार भी करना है, बहुत खौफ में है मोदी साहब। तो वो सीज फायर से भाग नहीं सकेंगे, हाँ, लेकिन अब वो बताएंगे कि नहीं ये किसी थर्ड पार्टी ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो मुझे लगता है कि टेक्निकली निचली सतह पे चीजें खराब होंगी जरूर, ये जितनी जल्दी वो सॉल्व नहीं करेंगे, वो अपना नैरेटिव अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वेस्टर्न मीडिया सारे का सारा कह गया है कि इंडियन मिलिट्री परफॉर्म नहीं कर सकी, एयर फोर्स परफॉर्म नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिशियन खौफजदा हो गए थे, डोवल साहब, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, मोदी साहब, ये सारे खौफजदा हो गए। तो सर कोई ऑब्जर्वर भी तैनात हो सकते हैं सर इस सारे मैटर के ऊपर, क्या लगता है ऐसा कोई आपको, क्योंकि हिंदुस्तान चुल लगा हुआ है? इट्स टू अर्ली टू से ऑब्जर्वर, क्योंकि वो तो एक और चीज है, वो तो एक डिस्प्यूटेड एरिया में आप जाते हैं, जैसे कश्मीर एलओसी के ऊपर है, वो एक और चीज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज हो। अच्छा बच्चा बन जाएगा। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं जरा राजा फैसल साहब आपसे कंक्लूड करवा लूं। राजा जी की फ्यूचर लगता है आगे? देखिए फ्यूचर मुझे ये लग रहा है कि IWT पे उनकी तरफ से वो एक अपनी जो खोई हुई साख्त है इन डिप्लोमेटिक डोमेन्स, वो उसको बहाल करने के लिए ये कहेंगे फॉर सर्टन एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू, वो जैसे होता है कि क्लाइमेट चेंज, और फिर इस हवाले से, और फिर हम लोग नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान की पट्टी है एक इंडस वैली की, वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो हम किसी भी तरीके से किसी का पानी नहीं बंद करेंगे और हम इस पे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लॉन्गर रन के लिए 370 एंड 35A ये दोनों जो हैं ये अंडर द डिस्कशन होंगे, और मेरे ख्याल में तकरीबन एक साल के अंदर अंदर मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप इसके ऊपर वो अपना रोल प्ले करेगा, बिकॉज ही वुड अंडरस्टैंड दिस कि ये एक, एंड उसने मेंटेन भी किया है कि कश्मीर का जो इशू है वो बायलैटरल इशू है, इंडिया इसको यूनिलैटरल नहीं बना सकता, और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस भी यही कहती हैं। तो मेरे ख्याल में वो अपना जो पॉलिटिकल पोस्चर है उसको मजीद बढ़ाने के लिए वो इस इशू को रिजॉल्व करवाएगा। 370 एंड 35A एब्रोगेशन उनकी रिवर्स होगी, और कश्मीर का जो मुद्दा है वो फिर उसके बाद दोबारा से कंट्रीज जो हैं वो आपस में रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की मदद से वो आगे उसके ऊपर गुफ्तशुनी चलती रही। थैंक यू राजा फैसल साहब मेरे साथ मौजूद थे, कमर चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन किया था। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा सफारती मामलात कैसे हल होंगे इसका भी जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नगमाना हाशमी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम चाइना के प्रोस्पेक्ट में अगर देखें पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को, चाइना की जो असलहे की मार्केट है उसके फ्यूचर को देखें, चाइना के किरदार को देखें, पाकिस्तान के साथ चाइना किस हद तक खड़ा रहा, ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा। ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो डोमिनेंसी जो है वो यूरोपियन असलहे की और अमेरिकन असलहे की थी, तो चाइना के लिए कितनी बड़ी मार्केट ये बनती है और चाइना ने उस मार्केट को कैसे कैपिटलाइज किया पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को रखते हुए? बहुत शुक्रिया। आपने काफी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा और काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी एट द सेम टाइम सवाल किया है, जिसके बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए, जहां तक हमारा और चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ताल्लुक है, तो उसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और अगर कुछ डिस्ट्रैक्टर्स ने हमारे कोशिश भी की कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कि शायद चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई सर्द मोहरी आ रही है, तो उन सारे मिसपरसेप्शंस को चाइना ने यकदम खत्म कर दिया है। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं और जिस तरीके से वो हमारे साथ खड़े हुए, उनकी टॉप लीडरशिप से लेके और उनके एम्बेसडर तक, तो इस वक्त किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है।
अमंग आयन ब्रदर्स, और उन्होंने कहा है ये कि हम कहीं से भी अगर कोई खतरा हुआ पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे या उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम बिल्कुल आयन ब्रदर्स की तरह साथ खड़े हुए हैं। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सब लोगों के जो अगर कोई भी मिसपरसेप्शंस थे उनको खत्म कर देती है। दूसरी बात रही कि चाइना की आर्म्स मार्केट की, तो देखिए चाइना की जो पूरी फिलॉसफी है वो उसकी पीसफुल राइज है। वो जो भी कुछ बनाता है वो अपने डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। चाइना ने कभी एग्रेशन नहीं किया और चाइना का इक्विपमेंट जो बाकी लोग भी लेते हैं वो डिफेंसिव पर्पसेस के लिए लेते हैं। आपने जैसे अभी देखा कि एक जमाना था हमारे 100% प्लेटफॉर्म्स जो थे वो वेस्टर्न थे और उसका हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ 65 में, 75 में और कई मौकों पर। लेकिन इस वक्त हमारे 82% के करीब जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और ये बहुत सख्त एक घुमंड था इंडिया को तो खास तौर पे, और ये वेस्ट को भी नहीं समझ में आ रहा था कि चाइनीज अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने प्रिसिजन में और अपनी रिसर्च में किस कदर आगे निकल गए हैं। और उसका बड़ा सिंपल एक रीजन है, बिकॉज चाइना एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और वो हमेशा कहते हैं टॉक लेस डू मोर, कि आप सर डाल के अपना काम कीजिए और आप मेगाफोन नेशन बन के बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं होती, आपका काम विल स्पीक। तो देखिए उनका काम, उनकी रिसर्च, उनकी डेडिकेशन जो है वो खुद बोली है उन हथियारों के मुंह से जो हमने इस्तेमाल किए। तो ये नेचुरली एक लम्हा फ़िक्रिया है इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया समझ रहा था कि वो अब इतना बड़ा हो गया है कि वो चाइना के मुकाबले में आके खड़ा हो गया है, तो उस गुब्बारे में से सारी हवा अब निकल चुकी है। क्योंकि ये बिल्कुल भरपूर, मुझे अपनी जुमला खत्म करने दीजिए कि ये भरपूर तरीके से अब ये साबित हो गया है कि चाहे इकोनॉमिकली, चाहे टेक्नोलॉजिकली, चाहे मिलिट्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में और आईटी में, बिल्कुल कोई भी चीन का मुकाबला नहीं है, हिंदुस्तान का मुकाबला चीन के आगे नहीं है। और यही बात आई थिंक जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको भी ये बहुत बड़ा शॉक मिला है इस कॉन्फ्लिक्ट से। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो चाइनीज इक्विपमेंट की मार्केट है वो एकदम से ऊपर हो गई है और लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम बढ़ गया है। बल्कि ये कहना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन लोग जाग गए हैं कि भाई ये खामोशी से चीन ने क्या कर लिया है। तो इट्स अ वेरी बिग वेकअप कॉल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम जहां तक JF-17 का और इन टेक्नोलॉजीज का ताल्लुक है, तो JF-17 हमारी कौम को भी पता होना चाहिए कि JF-17 जब उसके डायग्राम्स बन रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, तो पाकिस्तान उस वक्त से JF-17 के प्रोग्राम में इन्वॉल्व है और ये चीन ने और पाकिस्तान ने मिल के बनाए हैं। इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स का, पाकिस्तानी इंजीनियर्स का, पाकिस्तानी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और जब ये डेवलप भी हो रहा था अर्ली 2000s में, मैं उस वक्त भी चीन में मौजूद थी, तो मैंने इसको बनते हुए देखा है और मैंने इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी देखी है। और आज आपने देख लिया कि किस कदर इफेक्टिव है ये, साथ ही उनका J-10C इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। और जो आगे J-35 आ रहा है जो कि एक स्टेल्थ तैयारा है, वो किसी भी लिहाज से दुनिया के किसी भी सिस्टम से कमजोर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मैडम, अब एक और प्रोस्पेक्ट है पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो है डोनाल्ड ट्रंप का एक रवैया है और वो रवैये के अंदर 3 मैसेजेस मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आप उनको ट्रांसलेट कर सकें सफारतकारी की ज़बान में। पहला मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि दोनों मेरे दोस्त हैं,
अच्छे बच्चे बन जाएंगे और ये आपस में जो है वो बातचीत करेंगे। मैं इनसे कहता हूँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें। और वो जो जहाज़ में उन्होंने कहीं जाते हुए दिया, लोग उसमें 1000 और 1500 साल को कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े आसानी से कहा कि पाकिस्तान इज़ माई फ्रेंड एंड इंडिया इज़ माई फ्रेंड टू। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दोनों मुल्कों को बराबरी की बुनियाद पर रखा। फिर दूसरा उनका कल का ट्वीट था जिसमें उन्होंने सीज़ फायर का अनाउंस किया, और उनका अनाउंस करना और हिंदुस्तान का ये कहना कि हम अपने मसले खुद हल करेंगे, पहले भी हिंदुस्तान कई दफ़ा ये कह चुका है, उनका अनाउंस करना, उसमें दोनों को बराबरी की बुनियाद के ऊपर रखना। फिर तीसरा उनका जो आज का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बहुत अच्छे हैं, मैं इनके साथ ट्रेड भी करूँगा, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से जॉब को डन किया है, मामलात को हालात को लेके चलें। इस पर हमें जो अपने एंड पर चीज़ नज़र आती है वो आर्टिकल 370 का एक मामला नज़र आता है, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मसले के ऊपर भी आपका ये 1000-1500 साल पुराना जो मसला है इसको मैं हल कराने की कोशिश करूँगा। तो इस मसले के हल के लिए अमेरिका का बीच में आना, जो इससे पहले हमें ये लगता था कि मसला कश्मीर को हल हमारे फेवर में करवाना नहीं चाहता या मेडिएशन भी करना चाहता है, तो इंडिया की तरफ उसका टिल्ट है। ये सारा सिनेरियो कोई आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद तब्दील होता हुआ देखा, या ये एक लेमैन की हैसियत से मुझे तो सब कुछ तब्दील होता हुआ दिख रहा है? आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम सवाल किया है। मुझे अगर आप 1 से 2 मिनट दें तो मैं जी कोशिश करूंगी कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको तो क्या समझाऊं, लेकिन मैं अपनी अदना राय से और एनालिसिस से आप को जरूर बता देती हूँ। देखिए, पहली तो बात यह है कि उन्होंने पहला ही जो बयान दिया था उसमें भी कहा था कि कश्मीर एक बहुत पुराना तनाज़ा है और इसको रिजॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल इस झट पे नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जब हमने रेस्ट्रेंट शो करके सब कुछ शो करने के बाद एज अ लास्ट रिजॉर्ट जब उन्होंने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमने रिस्पॉन्ड किया और हमने विद इन इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस रह के मोरालिटी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ बहुत प्रिसीजन से उनके मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया और उनको देखिए तहस नहस करके रख दिया। तो पहले ही वेस्ट जो है वो उसको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि भाई पाकिस्तान ने राफेल्स कैसे गिरा दिए, ठीक है, और ये चाइनीज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कैसे हो गई। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद तो मैं कहूंगी कि सारी दुनिया शशदर रह गई दो बातों से। एक इस बात से कि जी आर्म्ड टू द टीथ था इंडिया, और इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, और एक ये मिथ क्रिएट हुई थी कि जी चलो न्यूक्लियर तो पैरिटी है, वो यूज ही नहीं होता, बट एक डेटरेंस है, दोनों के पास है। लेकिन कन्वेंशनल वॉर में तो पाकिस्तान इंडिया को हरा ही नहीं सकता, और आपने देखा हमने 5 घंटे में बात खत्म। तो विद द रिजल्ट के वो जो एक इंडिया का हवा बनाया हुआ था इन लोगों ने कि ये इसको हम यहाँ एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना के खड़ा करेंगे और ये पूरे एशिया पैसिफिक में थानेदार होगा और इसको ये चाइना के लिए काउंटरवेट होगा। तो देखें वो सब चीजें रीथिंक करने पे मजबूर हो गए हैं लोग ये इस हमारे 5 घंटे के ऑपरेशन से। तो पीपल आर ओनली वेकिंग अप टू द रियलिटी कि शायद चाइनीज बहुत आगे निकल चुके हैं उसमें टेक्नोलॉजी में। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि जितना मर्जी वेस्ट ने प्रोपेगेंडा किया, इंडिया ने कोशिश की, बहुत चाइनीज सिटीजन्स जो है वो यहाँ टेररिज्म करवा के मरवाए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी और चाइना में कोई वेज आ जाए, कोई डिफरेंस आ जाए। तो वो भी देखिए चाइना ने उस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अब सारे सोचने पे मजबूर हैं कि भाई इनको रोके, अदरवाइज तो फिर आगे भी मसला होगा। और दिस इज द फर्स्ट टाइम, देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज रिसेप्टिव टू द फैक्ट कि वो हमारी बात सुन। कश्मीर को इस दफा जिसने दोबारा जिंदगी बख्शी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और यूएन में, वो ये मोदी साहब की खुद अहमकाना पॉलिसीज है। वो बात जो दुनिया हमारी नहीं सुन रही थी, वो आज खुद इंडिया की पॉलिसीज ने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वो बात सुनी जाए, उसका हल निकाला जाए।
अदरवाइज ये पूरा खित्ता जो है ये जंग की लपेट में आएगा, डिस्टेबलाइज होगा, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है और फिर ये सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। तो आई थिंक हमारी तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हर तरह से विंडिकेशन हुई है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बदलते हुए 24 घंटे में 3 डिफरेंट बयानात हैं, ये उस चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हमारा इंडिया का हमारे प्रोफेशनलिज्म में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज जो हैं वो इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्रूव हो। और अब हम तरह वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट नहीं है और आइंदा इंशाल्लाह बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि मीडिएशन करें, किसी तरह इनकी कोई दोस्ती का सिलसिला बनाए, रेलेवेंसी अपनी शो करें। जी, लेकिन ये अब हमारे लिए बहुत ही एक अहम मौका है कि जो हमारा सारा इस वक्त स्टांस था कि जी जंगे बेकार हैं, जंगों का कोई फायदा नहीं होता, हमारे गरीब अवाम दोनों मुल्कों के ये नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकते, बराए मेहरबानी जो मसाइल हैं उनको टेबल पे बैठ के हल करें। लेकिन आपने देखा है मोदी साहब तो जब से आए हैं उन्होंने तो साथ को भी बिल्कुल ही दफन कर दिया है, और बायलैटरल जो हमारे चल रही थी डायलॉग्स उनको भी वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। वो तो कहते हैं कि जी बस या मैं हूं या कोई नहीं है दुनिया में। तो अब हमारी हर वो चीज विंडिकेट हो रही है। हम कहते थे पीस करें, अब वो खुद इंडिया को उन्होंने अप्रोच किया है, उसको अमेरिका को। उनके CNN के रिप्रेजेंटेटिव ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि जी इंडिया ने अप्रोच किया है अमेरिका को कि जी हमें बचाएं अब जरा। और अभी भी वो जो ये फजूल किस्म के बयानात इंडिया अभी तक दे रहा है वो इसीलिए कि उनको कोई फेस सेविंग चाहिए। मोदी साहब इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस वक्त हमारी पूरी दुनिया की अटेंशन हमारे पे फोकस्ड है, तो हमें चाहिए कि हम जो टेबल पे ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें, उसमें सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ एंड द विल ऑफ द कश्मीरी पीपल, और ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म विद गारंटीज वो रेजोल्यूशन उसका निकले। सेकंड कि ये बात एग्री करे इंडिया के वो फुल ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, और आइंदा वो कभी भी इस ट्रीटी को ना हेल्ड इन अबेयंस ना इसके ये वाटर टेररिज्म नहीं चलेगा। तीसरी बात ये कि जी ऑलरेडी उन्होंने दे आर इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और पाकिस्तान के हिस्से का तकरीबन 19% वाटर जो बहुत ज्यादा होता है वो ऑलरेडी उसने अपने डैम्स बना के हमें उससे डिप्राइव किया हुआ है। तो वो सारा चीजों को रेक्टिफाई करे। तीसरी कि ये रोज का जो ड्रामा लगा देते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए या एक्सटर्नल प्रेशर को इधर उधर करने के लिए, अपने ही लोगों को खुद मरवाते हैं और फिर हमारे ऊपर टेररिज्म का इल्जाम लगाते हैं, तो इसको बंद हो। और कहीं भी हमारे मुल्क में टेररिज्म हो जो ये करवाते हैं, जिसके हमने सारी दुनिया में प्रूफ दिए हुए हैं, चाहे वो इंडिया में हो, या तो हमारी बात माने और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करें, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिसमें कोई और लोग भी शामिल हो, कोई ऐसा कमीशन बना दिया जाए कि अगर पाकिस्तान में टेररिज्म होगा हम भी एविडेंस लाएंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय उस कमीशन के पास जाए और उस मामले को रिजॉल्व करें, ताकि ये रोजमर्रा का तमाशा जो है इसको खत्म किया जा सके। और नेचुरली हमारे और इश्यूज भी हैं उनके साथ, वो भी हमें साथ लाने चाहिए, और भरपूर तरीके से हमें इसमें इस वक्त देखें वी आर इन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि टेबल पे जाते वक्त इस वक्त इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट पाकिस्तान का हाथ ऊंचा है। पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो वी आर ऑन अ हायर मॉरल ग्राउंड एंड टेक्निकली एंड एवरीथिंग। तो हम बहुत अच्छी पोजीशन से नेगोशिएशंस में जा रहे हैं। अगर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई
बहुत शुक्रिया मैडम, मेरे पास टाइम अब बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।